हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। अगर आप बीटेक थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स 4 में 90% प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, वन शॉट लेक्चर की हेल्प से कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हैं और पास होने के लिए कितना पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे कि 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए मैथमेटिक्स 4 को कैसे तैयार करें। देखिए, सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स 4 का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्लीट सिलेबस को कवर कैसे करना है। देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज के समय में स्टूडेंट करता क्या है, वो मैथमेटिक्स को पढ़ लेता है, मतलब उसको समझ में भी आ जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है। वो सोचता है कि मुझे समझ में आ गया है, मैं एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, जब वो एग्जाम में जाता है तो वहां पर वो क्वेश्चन को स्टार्ट तो करता है लेकिन उसका आंसर नहीं ला पाता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आज के समय में। वो क्यों आती है? क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट पेन नहीं चलाना चाहता। वो बस वीडियो देख लेगा, क्लास में बैठ के टीचर को सुन लेगा कि क्या समझाया जा रहा है और उसको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा नहीं जाता है। देखिए, मैथमेटिक्स में जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूं, आप छोटी क्लासेस से ये सुनते आ रहे होंगे कि मैथमेटिक्स में जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको मैथमेटिक्स 4 का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स 4 पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग में कोई भी मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ चुके, वहां पर भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। मैथमेटिक्स 2 के अंदर भी बड़े बड़े क्वेश्चन थे और मैथमेटिक्स 4 में भी बड़े बड़े क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर क्लास 11th और 12th वाले फॉर्मूले भी लगते हैं और जो नए फॉर्मूले हैं वो तो साथ में है ही। तो आपको करना क्या है, आप जब किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में नोट कर लें। उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो उस टॉपिक के अंदर लगेंगे उन फॉर्मूलों को नोट कर ले। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई नया फॉर्मूला आ रहा है जो आप क्लास 11 12 में पढ़ चुके हैं और आपने उसको अप्लाई किया है तो उसको भी लिख लें। तो आपको करना क्या है, पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लगता है कि मैं इसको भूल जाऊंगा, उसको नोट कर लें। उसी को मैंने लिखा यहां पर की पॉइंट्स। जितने भी फॉर्मूले सबको साथ साथ नोट करते चले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास पूरी यूनिट के की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे और आप इन की पॉइंट्स और फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इनको रिवाइज करने से आपकी पूरी यूनिट फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो ये इससे फायदा होगा, आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आपकी यूनिट भी रिवाइज हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, गिव मोर टाइम टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, डेप्थ में पढ़ेंगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और स्मार्ट तरीका क्या होता है कि जब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो अब आपको इस बात पर फोकस करना है कि अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। क्लियर है? और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यह करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है या कम इंपॉर्टेंट है उन पर आपको कम फोकस करना है और उनके आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ लेते हैं और उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनके छूट जाते हैं क्योंकि समय नहीं बचता।
तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सारी चीजें अच्छे से तैयार कर ली, आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपका मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आप एग्जाम में जाते हैं, तो एग्जाम में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं। यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए क्यों नहीं करना है, इस सेक्शन ए के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स में, और कभी कभी इस सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बड़े होते हैं। बड़े क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो क्या होता है, आपको मान लीजिए 7 के 7 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से आते हैं, तो कई बार स्टूडेंट सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने में ही 1 से 1.5 घंटा लगा देता है, बहुत समय लगा देता है। मतलब वो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर देता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान ये है कि आप सेक्शन बी और सी, जहां पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनमें से आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि टाइम पूरा हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरा आपको यह सजेशन है कि आप या तो सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करें या सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करें, और जब ये दोनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप सेक्शन ए पर जाएं। रीजन क्या है, यहां पर आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, यहां पर 5, मतलब इन दोनों सेक्शन में आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे, और ये 8 क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स के हैं। क्लियर है? मतलब 56 मार्क्स यहां से आपको कवर करना है। तो अगर इन दोनों सेक्शन को आप अच्छे से कर लेते हैं, और इन दोनों को करने के बाद आपके पास आधे घंटे का भी अगर समय बचता है ना, तो उस आधे घंटे में भी आप लास्ट में सेक्शन ए के 7 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर छूटेगा भी, मान लीजिए बाई चांस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कोशिश करते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं, लेकिन देखिए सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी उनको समय कम पड़ जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा भी तो सेक्शन ए का छूटेगा, जो 2 नंबर का होगा, कम से कम 7 मार्क्स का तो नहीं छूटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करना है और सेक्शन ए को बाद में अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स 4 को पढ़ना कैसे है। अब यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर 5 यूनिट में से कौन सी यूनिट आसान है। तो यहां पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि मैथमेटिक्स 4 के अंदर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, तीनों यूनिट बहुत ज्यादा इजी यूनिट है। मतलब ये ऐसी यूनिट है जिनको हर एक स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर सकता है, अच्छे से तैयार कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 2 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगेंगे और उनको पढ़ने में समय भी ज्यादा लगेगा। तो अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते तो आप यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 इन तीनों यूनिट को अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप इन तीनों यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 40+ मार्क्स आएंगे कम से कम। बात समझ में आ रही? वैसे तो 3 यूनिट को तैयार करके 50+ मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो उसके ही आएंगे जिसके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो आप 40+ मार्क्स इजीली ला सकते हैं आखिरी की 3 यूनिट पढ़ के। और जो स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट को भी यही 3 यूनिट को तैयार करना है। बस वो इन 3 यूनिट में से 1-2 टॉपिक को छोड़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो स्टूडेंट 60% मार्क्स लाना चाहते, सॉरी 60+ मार्क्स लाना चाहता है, मतलब 90% से ज्यादा, क्योंकि आपका पेपर होता है 70 मार्क्स का। तो अगर आप 60 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, मतलब 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं, तो आपको 5 यूनिट अच्छे से तैयार करनी है। अब यहां पर मैं आपको यूनिट वाइज बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल लास्ट की 3 यूनिट को ही अच्छे से तैयार करके जाएंगे और पहली और दूसरी यूनिट में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करके जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले आपको यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यूनिट नंबर 3 है हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1।
और इस यूनिट के अंदर 3 ही टॉपिक है, पूरी यूनिट के अंदर 3 ही टॉपिक है। कौन कौन से 3 टॉपिक है? मूवमेंट, स्क्यूनेट्स एंड कुर्टोसिस। देखिए इस टॉपिक, ये वैसे तो 3 टॉपिक है, लेकिन मैं इन तीनों को एक टॉपिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों टॉपिक एक साथ पूछ लिए जाते हैं। एक साथ मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे मूवमेंट भी पूछ लेंगे, स्क्यूनेस भी पूछ लेंगे और कुर्टोसिस भी पूछ लेंगे। तो ये जो पहला टॉपिक है, यहां से हर साल एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा टॉपिक का कर्व फिटिंग, यहां से भी हर साल एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर 4-5 कर्व की फिटिंग है, किसी भी कर्व की आ जाती है, किसी भी कर्व की। क्लियर है? उसके बाद है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो यहां से भी 100% एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मतलब इस यूनिट के अंदर केवल 3 टॉपिक है और तीनों से ही क्वेश्चन आता है। और ये आप जानते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट के अटेम्प्ट करने होते हैं, हर यूनिट के अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें पहले टॉपिक को छोड़ सकते हो अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते। कर्व फिटिंग और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि ये दोनों टॉपिक कंपैरेटिवली इस टॉपिक से इजी हैं। वैसे तो तीनों ही टॉपिक इजी हैं, लेकिन लास्ट वाले दोनों टॉपिक ज्यादा इजी है। तो आप इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लें और इस टॉपिक को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप यूनिट नंबर 3, 4, 5 में कोई भी टॉपिक अगर छोड़ करके ना जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि इसको छोड़ने में भी रिस्क हो सकता है भाई, हो सकता है कि इसका और इसका क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तो आप दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट कर पाओगे, तो फिर ये क्वेश्चन आपका छूट सकता है इस टॉपिक का। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसलिए आप इस यूनिट को अगर पूरा तैयार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जो पहला वाला टॉपिक है, ये टॉपिक है बहुत इजी, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर से करनी है, तो आपको इस टॉपिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 4, स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड। इस यूनिट के अंदर 4 टॉपिक है, रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, ये पूरा एक ही टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है। और उसके बाद यहां पर 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है 7 मार्क्स में, तो इसके चांसेस पूरे रहते हैं कि 7 मार्क्स में आएगा। बाइनोमियल और पॉइजन में से कभी कभी दोनों से आ जाता है, कम से कम एक, तो देखो इन दोनों में से कम एक टॉपिक से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों से आ जाता है, कभी कभी दोनों से भी आ जाता है, तो एक तो यहां से कम आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अब जो पहला टॉपिक है वो क्या, बेसिक टॉपिक है, और पहले वाले टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक मान के चलिए कि 100% आएगा। और 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी कभी कभी यहां से आता है। देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन अगर यहां से नहीं आएगा तो फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा। क्लियर है? तो देखिए यूनिट नंबर 4 में भी मेरा यही सजेशन है कि आप कंप्लीट पढ़ करके जाएं, कंप्लीट पढ़ के जाएं, क्योंकि इजी यूनिट है। क्लियर है? क्योंकि यहां पर भी हर एक टॉपिक से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 में, है ना? देखिए 2 मार्क्स का कहीं से भी आ सकता है, ज्यादातर 2 मार्क्स का इस टॉपिक से आता है। और यहां पर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो पहले टॉपिक से भी आ सकता है और कोरिलेशन और रिग्रेशन से भी आ सकता है, और कभी कभी कर्व फिटिंग से भी आ जाता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से इनमें से आ सकता है, क्योंकि इन सभी टॉपिक के अंदर छोटे क्वेश्चन भी हैं और बड़े क्वेश्चन भी हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5, स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। अगेन बहुत ज्यादा इजी यूनिट है, बहुत ज्यादा इजी यूनिट। देखिए इसको मैं बहुत ज्यादा इजी यूनिट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस यूनिट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। जैसे यहां पर इस यूनिट के अंदर 2 टॉपिक है हमारे। पहला यहां से यहां तक का जो टॉपिक है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। इस टॉपिक के अंदर आपको टेस्ट पढ़ने, कौन कौन से टेस्ट पढ़ने, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। और यहां पर ये 3 टेस्ट है। इन 3 टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट का क्वेश्चन 7 मार्क्स में हर बार आता है और चांसेस है कि इस बार भी आएगा ही आएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं कंट्रोल चार्ट की, और अच्छा एक चीज और, काई स्क्वायर टेस्ट के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, लगभग माइनर सा डिफरेंस होता है, सब एक जैसे होते हैं।
उसके बाद कंट्रोल चार्ट आ जाता है। देखिए कंट्रोल चार्ट के अंदर आपको ये 4 चार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, वैसे यहां पर 2 है, 5 है टोटल ये, और इन पांचों चार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं लगभग लगभग एक ही जैसे होते हैं। मतलब अगर आप एक चार्ट को समझ लेंगे तो दूसरे चार्ट को समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इन चार्ट में से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। ज्यादातर चांस रहते हैं कि जो पहला वाला चार्ट है इसका क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आप इसको कर लेंगे तो नीचे वाले आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आएगा, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन काई स्क्वायर टेस्ट से आएगा, और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इन दोनों टेस्ट में से। तो इस यूनिट को भी आपको पूरा ही पढ़ करके जाना चाहिए, बहुत ज्यादा आसान यूनिट है, बहुत ज्यादा आसान यूनिट। अब बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका वैसे तो इनमें से किसी भी टॉपिक से आ सकता है, लेकिन इस यूनिट के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला वाला जो टॉपिक है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर काफी सारी थ्योरी है, मतलब वहां पर बेसिक डेफिनेशन टाइप की है, और यूनिट नंबर 5 में 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर थ्योरी का क्वेश्चन आता है। अब वो थ्योरी या तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की होगी, या फिर देखिए जो नीचे वाला टॉपिक है कंट्रोल चार्ट, तो कंट्रोल चार्ट में भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि यहां पर टॉपिक होता है एसक्यूसी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसकी डेफिनेशन बहुत बार 2 नंबर में पूछी गई है। तो यूनिट नंबर 5 में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको आप पढ़ करके जाना है, वहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर हो गए? तो ये तो बात हुई तीनों यूनिट की। तो लास्ट की 3 यूनिट बहुत इजी है और आप सभी को पूरी यूनिट पढ़ करके जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की, और यूनिट नंबर 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नो डाउट यूनिट नंबर 1 और 2 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बात समझ में आ रही? थोड़ी सी क्या है, डिफिकल्ट है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टूडेंट पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, वो यूनिट नंबर 1 और 2 को छोड़ भी सकते हैं, आखिरी की 3 यूनिट को नहीं छोड़ना है। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखिए यूनिट नंबर 1 में टोटल हमारे पास 5 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक। इसमें अगर आपको पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है, आधी यूनिट पढ़नी है, तो मैं आपको यहां पर बता दूं, पहले जो 2 मेथड है, पहला मेथड है लैग्रांजे मेथड और दूसरा मेथड है चारपिट मेथड, है ना। ये दोनों के दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन दोनों में से कम एक मेथड का 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब अगर आप ये दोनों टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन और प्लस एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लैग्रांजे मेथड का भी क्वेश्चन आ जाता है और चारपिट मेथड का भी क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट 10 इयर्स में 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आया है 7 मार्क्स में, दोनों टॉपिक से। बात समझ में आ रही है? ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये दोनों ही टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, खास करके जब आप लैग्रांजे मेथड पढ़ोगे तो आपको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां पर आपको सोचना पड़ता है। सिमिलरली चारपिट मेथड के क्वेश्चन में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, इन टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इनके क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अच्छी बात क्या है कि दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। उसके बाद जो ये लास्ट वाले 3 टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक एक जैसे हैं, क्योंकि इनमें हमें सीएफ और पीआई को कैलकुलेट करना सीखना है। मतलब अगर आप ये तीनों टॉपिक पढ़ रहे हैं तो तीनों को साथ में पढ़े, पहले ये पढ़े फिर ये पढ़े और उसके बाद ये पढ़े, तभी आपको समझ में आएगा जब इनको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये पूरी यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो फिर तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है। लेकिन अगर आप आधी यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप ऊपर वाला पोर्शन पढ़ लें या नीचे वाला पोर्शन पढ़ लें, क्योंकि नीचे वाले से आपको या तो एक क्वेश्चन मिलेगा या फिर 2 मिलेंगे। तो जनरली यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स में और एक ऊपर से आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है 2 ऊपर से आ जाते हैं, एक नीचे से आ जाता है। तो अब आपकी चॉइस है आप कितना पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 2। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, एक है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये जो पहले 4 टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, है ना।
तो यहां पर पहले मैं इसमें आपको बता देता हूं कि ये जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक हैं इनमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो हमारा पहला चैप्टर है ना, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स में। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स में। बात समझ में आ रही है? और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में 4 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर आप इस पहले चैप्टर को तैयार कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक को तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आपको आगे के टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, है ना। क्योंकि आगे के सभी टॉपिक में आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करना है, और इस मेथड से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 मार्क्स का। तो अगर आपने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को समझ लिया तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे और एक क्वेश्चन यहां से 7 मार्क्स में आएगा। और अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आपको आगे के तीनों टॉपिक भी बहुत इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि इन तीनों टॉपिक के 100% क्वेश्चन में आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करना ही पड़ेगा। और ये मेथड आप जब पढ़ लेंगे तो आपको ये मेथड आता ही होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बात समझ में आ गई? अब आगे की बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। देखिए सेकंड चैप्टर में हमारा सेकंड चैप्टर है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर टॉपिक है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जिसका एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है, एक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आता है, और एक और जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन बचा वो आपका या तो वन डायमेंशन वेव इक्वेशन से आएगा या हीट इक्वेशन से आएगा, और इसमें भी चांसेस ज्यादा रहते हैं हीट इक्वेशन के रहेंगे। हीट इक्वेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने का। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपको करना क्या है, इस यूनिट को अच्छे से तैयार करना है। अगर आप इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, अच्छी बात यह है इस यूनिट में कि इस यूनिट के ज्यादातर क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको पांचों यूनिट के बारे में बता दिया कि आपको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको यहां पर बता चुका। अब यहां पर थोड़ा सा आपको वन शॉट लेक्चर के बारे में बता देता हूं। अगर आप वन शॉट लेक्चर से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए वन शॉट लेक्चर जब आप देख रहे हैं तो आपको साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना है। और लास्ट की जो 3 यूनिट है ना, यूनिट नंबर 3, 4, 5, ये तीनों यूनिट आपको वन शॉट लेक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इन तीनों यूनिट को जब आप देखेंगे तो वहां पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो कैलकुलेशन है, और कॉन्सेप्ट आपको वन शॉट से भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आप वन शॉट वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना आपको साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो आपको उस वीडियो का बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है, तो आप ऐप स्टोर से भी गूगल गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए और आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं है, तो अपना बिल्कुल भी समय खराब ना करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बात समझ में आ गई? और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।